नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। विपक्ष पर भी बरसे योगी, बोले उन्हें फिलिस्तीन दिखता है लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर है चुप। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक्शन में सीबीआई, पॉलीग्राफी टेस्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। संदीप घोष से पूछताछ जारी, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी जारी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, एक ही दिन में उम्मीदवारों की 2 सूची हुई जारी, साथ ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आई सामने। राहुल गांधी की मिस इंडिया वाली लिस्ट पर बवाल, बयान से मच गया नया घमासान। कोई बोला बाल बुद्धि, किसी ने कहा झूठा विभाजनकारी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, छात्रों और जवानों के बीच हुई झड़प, 50 से ज्यादा हुए घायल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए। विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन लोगों को फिलिस्तीन दिखता है उन्हें बांग्लादेश नहीं, उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर है। उनके लिए राजनीति पहले है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है। सीएम योगी के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जताई है, तो वहीं ओवैसी ने कहा कि उन्हें कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि बीजेपी उनको सीएम पद से हटा देगी, इसलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को क्या हिंदुओं के लिए चेतावनी समझा जाए? देखिए, थैंक गॉड somebody called spade a spade। किसी की तो हिम्मत हुई सच बताने की। जो बांग्लादेश में हाल है, जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का हाल हुआ, जिस तरीके से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, हिंदुस्तान में अगर जिस तरह से विभाजनकारी ताकतें हिंदू समाज को बांटने और विभाजित करने में जुटी हुई है, तो इस तरह की चेतावनी लाजमी है। लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें चलते रहनी चाहिए कि अगर आप बटोगे, कमजोर होगे तो कटोगे। और ये बात बिल्कुल सही फरमाया है योगी आदित्यनाथ ने। कोई ये बहकी बहकी बातें नहीं है, कोई राजनीति से प्रेरित बातें नहीं है, ये हकीकत है। जहां जहां हिंदू बटा, हिंदू कमजोर हुआ, वहां से हटा दिए गए। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कश्मीर हो, कई सारे राज्यों में हिंदू कमजोर होते चले जा रहे हैं। इस देश के अंदर करीब 200 ऐसे जिले हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। तो ये एक चेतावनी जरूरी है। लोगों के दिमाग में ये बातें चलते रहनी चाहिए। सुरक्षित अगर हम नहीं रह पाए, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नेता कहते हैं कभी भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बयान बड़ा ही टाइमली है। जी, अब बात करते हैं कोलकाता रेप और मर्डर केस की। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर संग रेप मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर सीबीआई आरोपी संजय रॉय से राज उगलवाने में जुटी हुई है। पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय रॉय ने अब जांच एजेंसी के सामने पहले दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अपने पहले के बयान में जहां संजय रॉय ने कहा था कि मैंने वारदात की है, मुझे फांसी दे दो, वहीं अब वो कहने लगा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में कई झूठ और अविश्वसनीय जवाब सामने आए हैं। तो उधर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप है कि बीजेपी के लोग कल यानी 27 अगस्त को नवन्ना अभियान में हिंसा करने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी टीएमसी की आलोचना को और तेज करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार
सरकार ने विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये विरोध प्रदर्शन 28 अगस्त से 4 सितंबर तक पूरे पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। क्या कुछ नए खुलासे पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट तो अलग कहानी है। एक वीडियो सामने आ गया है जो क्राइम सीन का है। इस प्रिंसिपल ने तो मछली बाजार बना दिया। कितने सारे लोग उस सेमिनार रूम में नजर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। कोई सैंक्टिटी नहीं, यह साफ साफ एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है सबूतों को नष्ट करने का। अब तो मैं देख रहा था कि कुछ लोग बंगाल के अंदर इस मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग अब यह कहने लग गए हैं कि हिंसा, बलात्कार और मर्डर कहीं और हुआ, बॉडी को सेमिनार रूम में बाद में लाया गया। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में जो पहले ये संजय रॉय जो ये कह रहा था कि हमने किया, अब वो ये कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके आका आरजी कर हॉस्पिटल का वो पूर्व अधिकारी प्रिंसिपल जो किसी चांडाल से कम नहीं साबित हो रहा है, वो कहीं फ्रेम तो नहीं कर रहा है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन राजनीति भी जम के हो रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। तो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि इस दिन हिंसा भड़केगी। भाई हिंसा नहीं भड़के, इसके लिए आपको इंतजाम करना चाहिए। आप क्यों नहीं बता रहे कि नबन्ना के आसपास 4500 आपने वहां पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। वाटर कैनन आ गए हैं, आंसू गैस आ गया है, वहां आपने बिल्कुल किला बना दिया है। तो अब प्रदर्शनकारी तो प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन से तो आप रोक नहीं सकते। दिल्ली में जब ये शाहीन बाग चलता है तो टीएमसी वाले आ जाते हैं, यहां पे किसान आंदोलन चलता है तो आ जाते हैं, और आपके कलकत्ता में अगर हो रहा होता है तो आपको मिर्ची लग रही है। वार डेमोक्रेसी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी कितना दम लगाती है, कितना प्रोटेस्ट करती है और कितना उन्हें जन समर्थन मिलता है, ये तो आगे आने वाले दिन में मालूम चलेगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की। आज जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सुबह आई। पार्टी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन कुछ ही देर में इसे वापस ले लिया गया। बाद में पार्टी की तरफ से 15 उम्मीदवारों की नई संशोधित लिस्ट जारी की गई और इस नई लिस्ट में सभी 15 उम्मीदवार पहले जारी की गई लिस्ट वाले ही थे। थोड़ी देर के बाद दूसरी सूची में सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई। साथ ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक का नाम शामिल है। इसी के साथ आज पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन और नारेबाजी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता टिकट वितरण से नाखुश है। बीजेपी तो एक्टिव दिख रही है, लेकिन पहली लिस्ट को वापस क्यों ले लिया गया था? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा पैनिक मोड में क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी। इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। आप 44 लोगों के नाम निकालते हो, बिना सोचे समझे निकालते हो आप, और ऐसे क्या जरूरी पड़ गई कि आपको वापस लेना पड़ा? कई सारी थ्योरियां जो है वो फ्लोट हो रही है। एक तो ये बताया जा रहा है कि एक मंत्री महोदय जो पीएमओ के एमओएस हैं जितेंद्र सिंह, उनके भाई का नाम आ गया। लोग उससे नाराज हैं, सवाल उठ गए। बिल्कुल उठना चाहिए। आप पूरी दुनिया में पाठ पढ़ाओगे कि भाई एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा, तो ये आपने बहुत ज्यादा नरम दिल दिखाते हुए जितेंद्र सिंह के भाई को आपने टिकट क्यों दे दिया? भाई आप जो बोलोगे, जो थ्योरी दोगे, उसको तो आपको खुद भी प्रैक्टिस करना होगा। सवाल इसलिए भी उठा जा रहा है, भाई बहुत सारे मुस्लिम को आपने टिकट दे दिया, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया जो अभी कभी पीडीपी में थे। अच्छा हाँ, जितेंद्र सिंह का भाई भी वो पीडीपी में था, अभी जंप करके इधर आया है। तो कोई कांग्रेस से आ रहा है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को आखिर हुआ क्या है? आप अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के भाड़े के लोगों को आप टिकट दोगे बस चुनाव जीतने के लिए, तो कार्यकर्ता नाराज होंगे, और कार्यकर्ता नाराज होंगे तो वो अपनी बात सामने रखेंगे। जो डर था पार्टी में डिसिप्लिन का, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता
का विषय यह है कि केंद्रीय नेतृत्व अब डिसीजन लेने में झिझक रहा है। कई सारे फैसले आप लेते हो, वापस नहीं लेते हो। यह समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर आप ये भी कहोगे कि भाई हमारी बड़ी मजबूत सरकार है। ये सारी चीजें एक साथ नहीं चलती। पूरी बात यह है कि आपके कार्यकर्ता चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, वो नाराज है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है अगर चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं तो। जी, अब बात राहुल गांधी के बयान की, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने मिस इंडिया विनर्स की लिस्ट पर आरक्षण वाला बयान देकर नई सियासी जंग छेड़ दी है। दरअसल उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान कहा कि उन्होंने मिस इंडिया विनर्स की लिस्ट देखी जिसमें उन्हें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अब वो मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों और खेलों में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो किसी ने राहुल गांधी के बयान को विभाजनकारी बताया, तो किसी ने झूठ से भरा हुआ कहा। मिस इंडिया की लिस्ट से सरकार का कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी इस तरह का क्यों बयान दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी पथभ्रष्ट हो गए हैं, पथभ्रष्ट, डिसओरिएंटेड हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे क्या बोलना चाहिए। जो मन में आता है वो बोलना चालू करते, पता नहीं क्या खा पी करके आते हैं और चालू हो जाते हैं। ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। जिस व्यक्ति को, और मैं तो सीरियसली नहीं लेता राहुल गांधी क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, क्योंकि उसकी बातों के ऊपर, अगर हर बातों के ऊपर अगर आप डिस्कशन करने लग जाए तो कॉमेडी शो बन जाए, फिर ये न्यूज शो होगा नहीं। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले तक, जिसको यह मालूम नहीं था कि इस देश में एनसीसी नाम की कोई संस्था है, ये एनसीसी होता क्या है, वो व्यक्ति अब मिस इंडिया, हो सकता है मिस इंडिया के फोटो को देख रहे होंगे, लगातार वहां ढूंढ रहे होंगे कि भाई इसमें कोई दलित नजर नहीं आया, किसी ने कह दिया होगा, दोस्तों के साथ पार्टी चल रही होगी, सारे लोग कह दे होंगे कि भाई देखो आप तो बड़ा अच्छा उठा रहे हो दलितों का मसला, लेकिन इसमें भी आपको उठा देना चाहिए। और ये बेवकूफ़ी की तरह आप भैया आपने मजाक उड़ाना चाहते हो तो आप उड़ाओ, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप, वो कहते हैं भाई कोल्हू के बैल की तरह वन पॉइंट एजेंडा लेकर के अगर आप चलोगे और हर जगह उसको घुसेड़ना शुरू कर दोगे, कल ये कहेंगे कि भाई इंडियन टीम में दलित कितने हैं इसका काउंट करो, अब तक इंडियन टीम में क्रिकेट में कितने कैप्टन दलित बने उसका काउंट करो, फिर हॉकी की टीम में ढूंढेंगे, फिर फुटबॉल की टीम में ढूंढेंगे, बैडमिंटन की टीम में ढूंढेंगे। पर हिज माइंड हैज गॉन बरसक, खत्म हो गई, बुद्धि जो है वो क्षीण होती चली जा रही है। जो सवाल पूछा जा रहा है ब्लिट्ज के द्वारा, वो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, वो खुलासा जो हुआ है उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। तो ये लगे मिस इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। भाई कोई और चीज आपको नजर नहीं आता, आपके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है तो उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कुछ ऐसी बात बोल दो कि जिससे जो है लोगों का सारा दिमाग जो है उसके ऊपर चला जाए। तो ये राहुल गांधी की नादानियां हैं, लेकिन इस नादानियों को जो समर्थन करने वाले, वो दलालों की जो पूरी टोली है, वो हिंदुस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार रात को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। पिछले महीने कई हफ्तों तक देश में फैली अराजकता के बाद अंसार के सदस्य नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर ढाका में विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा छात्र और अन्य लोग सचिवालय के पास इकट्ठा हो गए थे। अंसार के सदस्यों से मुठभेड़ के बाद हिंसा और ज्यादा भड़क उठी। झड़पों के बाद भी अंसार सदस्यों पर हमला किए जाने की खबरें सामने आती रही। हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। क्या ये बांग्लादेश हिंसा पार्ट 2 है? पार्ट 2 नहीं, जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आपने एक आंदोलन के जरिए हिंसा भड़का के सत्ता परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन जब कभी भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन होता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो नई सरकार बनती है उसको तुरंत फैसले लेने होते हैं। जब से प्रोफेसर यूनुस साहब आ गए, अभी तक इस नई सरकार ने एक भी फैसला नहीं लिया।
ये युवा इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि इनको जॉब में रेगुलराइजेशन चाहिए। आप रेगुलर करो जॉब्स को। अब जिस चीज को लेकर इन लोगों ने शेख हसीना को भगाया कि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर आपने जोर जबरदस्ती की, लाठी बंदूक चलवाए, यही काम तो आपने भी कर दिया। कहां से आ गई डेमोक्रेसी? और सिर्फ ये अंसार ग्रुप, ये सिर्फ कल की घटना नहीं है, सवेरे एक और घटना घटी ढाका के अंदर। मेन चौराहे पे तमाम रिक्शा वालों ने आंदोलन किया। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग गुट, अलग अलग समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार अगर फैसले लेने में लेट करती है, लोगों के मन मुताबिक फैसले नहीं होते हैं, रिसोर्सेस की कमी होती है, महंगाई बढ़ती है, तो फिर से हिंसा होगी। तो ये तो शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई। प्रोफेसर साहब को फिर वापस पेरिस जाना पड़ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।